हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो ये आपका एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले हमने आपको 2011, 12 और आपको 13, ठीक है, 13 तक के सभी जो पेपर है हमने हल करा दिए हैं। अब हम लेकर चलेंगे 2014 के पेपर, ठीक है। तो ये आपका क्लास 6 to 8 का जो एसएसटी है उसका पेपर चल रहा है और आप सभी पेपर देख सकते हैं कि ये 16 फरवरी 2014 को हुआ था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या और किस तरीके से पूछा गया है। जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस सेट करने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर स्वयं दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो अपना मिलान किया करिए। उसके बाद लास्ट में काउंट किया करिए कि आपने 20 क्वेश्चन में से या 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन गेन किया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ऑप्शन बी है कि 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। ऑप्शन सी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखना बनाना। ऑप्शन डी है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। आपको बताना है कि जो राज्य सरकार है उसका इसमें से कार्य क्या है, ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी उत्तर बताइएगा। पहले आप अपना सभी उत्तर दीजिए, हम बताते हैं। देखिए जो इसका उत्तर होगा, राज्य सरकार का जो कार्य है वो होगा कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना, ये राज्य सरकार का काम होता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। देखिए 10वीं कक्षा में जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसको बंद कराना किसका कार्य है? राज्य सरकार का है और सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है ये, ठीक है। और जो करेंसी जारी करना हो गया आपका, अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करना हो गया, ट्रेनों का संचालन करना हो गया, वो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए एक राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, एक भारत सरकार में। तो ये जो राज्य सरकार में है वो परीक्षा को बंद कराना है और जो भारत सरकार में वो करेंसी जारी करना हो गया आपका, और उसके बाद देश के साथ संबंध हो गया, स्थापित करना हो गया, ट्रेन संचालन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर से सबसे अधिक है। मतलब जो दलित और आदिवासी लड़कियां होती हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? ऑप्शन 1 है कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। ऑप्शन बी है कि शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। ऑप्शन सी है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। ऑप्शन डी है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो आप सभी को पता होगा कि जो दलित परिवार से आते हैं, जो आदिवासियों की लड़कियां आती हैं, वो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण ज़्यादातर वो स्कूल पे क्या होती है, छोड़ने की दर ये सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ऑप्शन ए है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। बी है कि पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। सी है अतिथि देवो भव। डी है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये देखिए सामाजिक नहीं है। इसमें से कौन सा विज्ञापन है जो सामाजिक नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही होगा कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये सामाजिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अगर सामाजिक नहीं है तो है क्या। देखिए जो जीवन बीमा होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है। ये किस तरह का विज्ञापन है? एक व्यवसायिक विज्ञापन है, क्योंकि वो व्यवसाय करते हैं इसका, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यवसायिक विज्ञापन कहेंगे। और सामाजिक विज्ञापन होता क्या है ये जान लीजिए। वे विज्ञापन है जो समाज के अन्य लोगों के जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो उसमें समायोजन एवं सहयोग की भावना का क्या करते हैं? वो विकास करते हैं, उसे हम सामाजिक कहेंगे। न कि हम अपनी क्या कहते हैं अपने लाभ के लिए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला भी सिस्टम चालू करें, तो ये एक इनका व्यवसाय हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। ऑप्शन ए है लैंगिक संवेदनशीलता। बी है पीने का पानी। सी है हत्याएं। डी है भवनों को गिराना। देखिए ये मुद्दा ऐसा है जिसके महत्वपूर्ण तो है, इसके बाद भी मीडिया इस पर ध्यान नहीं दिया है, ये आपको बताना है। तो ऐसे कौन सी मुद्दा है? तो देखिए जो हमारे पीने का पानी होता है इस पर बहुत ध्यान देना है, लेकिन जो मीडिया है इस पर मुद्दा नहीं उठाती है। सीधा ये योगी जी पर, प्रधानमंत्री पर और हत्याओं पर
और ये तो इतनी नीचे गिर गई हैं कि जो मीडिया है वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाना स्टार्ट कर देंगे कि आप खुद सोचेंगे कि मतलब ये इनका क्या ही चल रहा है। ना वो बेरोजगारी पर दिखा सकते हैं, ना वो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर दिखा सकते हैं। वो मतलब अगर गड्ढा यहाँ पर हो गया, वहाँ पर पानी डूबा है, तो कहेंगे देखिए यहाँ पर गड्ढा हो गया, पानी डूबा है, अब ये पानी धीरे धीरे निकलेगा, अब ये पानी साफ होगा, अब यहाँ पर गड्ढा दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से वो न्यूज़ लाते हैं कि सामने वाला वो खुद को बेवकूफ़ समझने लगेगा कि हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ऑप्शन बी है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। ऑप्शन सी है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। ऑप्शन डी है स्कूलों में बच्चों का यौन अपराधों से बचाना। उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा आपको बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश है, तो वो आपके किस बारे में है? वो अब जो गाइडलाइंस आपकी है वो इसके बारे में है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग किए जाने वाले तरीके जो हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। ऑप्शन बी है कि समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। ऑप्शन डी है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। देखिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसमें से क्या निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको ये बताना है। उत्तर बताइएगा। तो चलिए जान लेते उत्तर जो होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने यह मतलब कि निर्णय लिया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, उससे वही दिया है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना। ऑप्शन बी है कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। ऑप्शन सी है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। ऑप्शन डी है कि अधिगम में केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में स्कूल पर आधारित आकलन है, तो वो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। तो अब आप बताइएगा निगेटिव हमें कहाँ दिख रहा है? तो हमें आपको कहीं निगेटिव दिख रहा है? हमें तो भाई दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में केवल। केवल क्या हमारा निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पर निगेटिव भी क्वेश्चन में भी है, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप देखिए डेली हमारी प्रैक्टिस सेट देखते हैं ना, तो आपको निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? क्वेश्चन ए है ऑप्शन ए है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका मतलब विद्यार्थी से अपेक्षाएं क्या हैं। ऑप्शन बी है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। ऑप्शन सी है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा। ऑप्शन डी है कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। उत्तर बताइए क्या होगा? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर से देख लीजिएगा कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले आप एक शिक्षिका हैं, नए तरीके से कार्य दे रही है बच्चे को, तो आपको क्या बताना चाहिए बच्चे को? ये पूछा गया नया कार्य दे रही हैं, तो आपको बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम में उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा, ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। ऑप्शन ए है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। बी है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। सी है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने से प्रति सचेत है। डी है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। देखिए कक्षा 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तु बनाने को कहा। मतलब कि जो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ें खराब हैं उससे उनको वस्तु बनाने के लिए कहा गया है। अब कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की और इन सूचना के आधार पर वो मतलब अलग अलग टिप्पणी किए, तो इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो भाई अब इसमें से कौन सा बच्चा किस तरीके से कार्य किया उसको आपको रचनात्मक बच्चे को चुनना है। तो देखिए हम देखते हुए ये चुनेंगे कि कौन सा बच्चा कौशल से परिपूर्ण है और व्यर्थ सामग्री के उत्पाद को वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकता है, तो हम उसी को सबसे ज़्यादा रचनात्मक बच्चा मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। एक है कि विषय आधारित कार्यों में, 2 है कि यदि उन्हें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, 3 है कि यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, 4 है कि कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपरोक्त विकल्पों में से कौन से 2 सही हैं? ए है कि 1 और 4, बी है कि 3 और 4, सी है कि 2 और 4, डी है कि 1 और 2। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ा करिए। सामाजिक मतलब जो आपका एसएसटी है, एसएसटी का जो परियोजना मतलब प्रोजेक्ट कार्य है वो किस लिए उपयोगी हो सकता है वो बताना है, ठीक है। जैसे एसएसटी में आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट आपको लिए आप किसके लिए बनाते हैं, किसके लिए उपयोगी होता है ये बताना है। देखिए यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो विषय आधारित कार्य में हमें उपयोगी होगा, और कहाँ पर होगा, कक्षा अथवा घर में समूह के कार्य करने के लिए होगा। बाकी इन दोनों में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका जो और ऑप्शन है वो और अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। ऑप्शन ए आपका है कि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा। बिल्कुल नहीं। अब देखिए एसएसटी में अध्यापक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्षमता निर्माण पूछा है ना, तो ऐसा तो नहीं कि क्षमता निर्माण इसमें आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। आगे है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। ऑप्शन ए है सर्वेक्षण परियोजना, बी है विषय पर समूह में चर्चा, सी है कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, डी है कि निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में एसएसटी की कोई भी क्लास चल रही है तो उसमें कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। उत्तर दीजिएगा। तो देखिए जो हम सर्वेक्षण परियोजना करते हैं वहां पे ये चीजें हमें पता चलती हैं कि जो सार्वजनिक और खुले स्थान है वो तेजी से क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको सही करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी रहेगा, ठीक है, ये दे दिया है। नहीं इसे एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, एनईपी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी है कि विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए, ऑप्शन सी है कि लड़के और लड़कियों की सहशिक्षा के लिए, ऑप्शन डी है
कि मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। उत्तर दीजिए क्या होगा। ये NEP ही लिख लीजिएगा, ये थोड़ा पलट दिया इधर उधर, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर ए होगा कि विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए ये क्या होता है, एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था। ये किसने दिया था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी 1986 की NEP आई थी, इसमें जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाई गई, इस नीति में क्या था, अभी हमने आपको बताया कि विकलांग बच्चे को नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं हम। 15 में देखिए क्या है, छोटा करेंगे इसको हम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी ना दो ही ऑप्शन पे दीजिए, ठीक है, दो ही ऑप्शन देंगे आपको। क्वेश्चन आपका है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका से उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भाग में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। और ऑप्शन बी है कि एक पत्र मतलब पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों पर सुधार करने की जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसका ध्यान दीजिए। कहना चाह रहा है कि 8वीं कक्षा की छात्रा है और वो अपने विषय में लिखने पे क्या है, अक्षम होने के कारण परेशान है, वो लिख नहीं पा रही है। अब उनकी जो अध्यापिका है उनको सलाह देती है कि वह दिए गए जो उनको जो कार्य दिया गया है उसको ऐसे भाग में बांटिए जिनको आप अच्छी तरीके से समझ हो, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है कि अगर उनको ये उनकी अध्यापिका बोली है तो इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें आप और उनके बीच की एक समानताएं ढूंढें कि समानताएं क्या है, दो स्रोत खोजें, समानताएं ढूंढें और उस तरीके से इसको करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारे पुराने बच्चे हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो मैं आज सोची थी 20 क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। कल से हम 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।